आज के क्लास में हम लोग अपने रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं प्रपोर्शन का। रेशियो हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके, जिसके अंदर आपको याद होगा हम लोगों ने टोटल कितना क्वेश्चन बनाया, 20 क्वेश्चन। इतना के साथ आपका रेशियो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेकेंड पार्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन ये रेशियो से थोड़ा छोटा टॉपिक है। जैसे आपने रेशियो में देखा, रेशियो को पढ़ने में आपको 3 या 4 क्लास लगा, है ना, तब जाकर आपका 20 सवाल बन पाया। ये उसका आधा है। इसमें मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन आपका बनेगा, उसके बाद फिर प्रपोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। मतलब प्रपोर्शन में ज़्यादा दिन या फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा छोटा होता है, इसमें क्वेश्चन भी कम होता है ना। तो आज आपका प्रपोर्शन खत्म हुआ तो कल हो सकता है ये प्रपोर्शन भी आपका खत्म हो जाए, ठीक है। तो कल हो सकता है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो था पहला क्या था, रेशियो एंड प्रपोर्शन भी खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए, तो रेशियो खत्म हो चुका है, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक था। प्रपोर्शन आज स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि थोड़ा छोटा टॉपिक है, तो हो सकता है कल ही हमारा खत्म हो जाए। प्रपोर्शन खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या मानेंगे हम कि रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर ही हमारा पूरा खत्म हो गया। फिर हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर। आपको याद है पहला वाला क्लास जो हमने क्लासीफाई किया था, सेकेंड चैप्टर क्या था हमारा, यूनिटरी मेथड, तो उस पर हम लोग चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रपोर्शन क्या होता है एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, लेकिन ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या बातें आप लोगों को है ध्यान, जो कि ध्यान रखना है। यहाँ पे ना आपके सामने A/B इक्वल्स टू C/2, अच्छा रुक जाओ, A/B C/D, ये आपके सामने 4 नंबर इस प्रकार का रहेगा। थोड़ा सा रेशियो का भी कंपैरिजन हम लोग करते चलेंगे कि रेशियो में आपने क्या पढ़ा। रेशियो में आपने हमेशा कितने नंबर के बारे में पढ़ा, 2 नंबर के बारे में, या फिर आप इसमें 3 नंबर जोड़ दो, या फिर 4 नंबर जोड़ दो, 5 नंबर जोड़ दो, 6 नंबर जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो। ये सब क्या था हमारा, रेशियो ही तो था। 2 नंबर के बीच में इज टू का साइन होता था, फिर 2 नंबर के बीच में इज टू का साइन होता था, हाँ या ना, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है रेशियो में। लेकिन प्रपोर्शन इससे थोड़ा अलग है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी 2 बार H2 का साइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा। इन दोनों के बीच में 1 बार, इन दोनों के बीच में भी 1 बार, इन दोनों के बीच में भी 1 बार H2 का साइन है, इसमें भी इसमें भी 1 बार साइन है H2 का। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में H2 का साइन कितने बार है, 1 बार। तो क्या पढ़ेंगे इसको, A/H2B। लेकिन यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो B और C के बीच में रेशियो का साइन कितने बार आ गया, 2 बार आ गया, और यहाँ पे फिर से 1 बार हो गया। तो इस वाले पैटर्न को ही हम कहते हैं प्रपोर्शन। इस प्रकार के पैटर्न को आप क्या बोलोगे, रेशियो, जहाँ पे एक एक दिया रहेगा इस का साइन, यहाँ पे एक ही बार रहेगा, लेकिन मतलब 1 2 3 बार में से एक ही बार तो बीच में है ना, 2 बार। तो इस प्रकार के पैटर्न को हम लोग बोल देते हैं प्रपोर्शन। सिंपल है। चलिए इसी कहानी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या बात इसमें भी डिस्कस होगा। इसी से एक नया चीज हम लोग और सीखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है A/2B। अच्छा एक मिनट, काफी इंपॉर्टेंट चीज तो हम मिस कर रहे हैं, थोड़ा वो समझ लीजिए पहले। 1 मिनट रुक जाइए बस, थोड़ा सा इसको नीचे। A/2B/C/D, ये है हमारा। इसमें ना कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, 4 नंबर दिख रहे हैं। तो इसमें पहला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। दूसरे वाले को बोल देंगे सेकेंड टर्म, क्या बोलोगे, सेकेंड टर्म, ठीक है। तीसरे वाले को बोल देंगे, क्या बोलना चाहिए सोचो, थर्ड टर्म। और चौथे वाले को ऑब्वियस ही बात है, क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म। सिंपल है ना, 4 नंबर है, यानी कि 4 टर्म है, तो चारों का नाम अपना अलग अलग है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, सीरियल वाइज, लाइन बाय लाइन, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट समझिए इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है A/2B, तो हमने लिखा A/2B। यहाँ पे ना H2 का साइन आपको 2 बार दिख रहा होगा, उसको हटा के हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे सकते हैं। तो ये बात नया सीखने को मिला क्या, कि यदि किसी सवाल में
2 बार H2 का साइन रहे तो उसको हटा के आप क्या दे सकते हैं, इक्वल टू का साइन दे सकते हैं। ठीक है, हाँ इक्वल टू पढ़ेंगे आप, हाँ इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको आप चाहें तो A/B H2C H2D ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब इसको क्या पढ़ोगे फिर, A/B इक्वल्स टू C/2D। तो हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस ये 2 बार जो H2 का साइन है उसको हमने हटा के इक्वल टू का साइन दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बात और याद है कि रेशियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले समझिए। रेशियो में मान लीजिए यदि यहाँ पे A/B रहता था तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिख सकते थे A/B, इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो क्या यहाँ पे भी हम A/B को A/B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इक्वल टू का साइन है, हमने इक्वल टू का साइन दिया। यहाँ पे C/D है तो क्या लिख सकते हैं, C/D लिख सकते हैं। अब इसी से एक कहानी हमारा और आगे निकलेगा। यहाँ पे अब आप करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, A को D से, तो यहाँ पे हमारे सामने आएगा A इंटू D, फिर इक्वल टू C को B से कर दो तो क्या निकलेगा, B इंटू C निकलेगा। सिंपल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A को D से आपने मल्टीप्लाई किया तो A इंटू D हो गया, इक्वल टू B को आपने C से मल्टीप्लाई करो या C को B से करो, बात सेम ही है ना, तो B इंटू C निकलेगा। सिंपल है। तो जब आप A को D से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ EXTREME, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और B इंटू C को क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन, MEAN, मीन। क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब बताइए जल्दी से, यहां तक का पूरा सारा कहानी आपको पता चला, लाइन बाय लाइन समझ में आ गया सबको। एक बार फिर से समझिए, क्योंकि आगे दूसरा जो कॉन्सेप्ट समझेंगे उससे पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, हमारे सामने 4 नंबर रहेगा A/B, और यहाँ पे H2 का साइन कितने बार रहेगा, 2 बार रहेगा। फिर से रहेगा C/D, यानी कि 4 नंबर है। तो पहले वाले को फर्स्ट टर्म, दूसरे वाले को सेकंड टर्म, तीसरे वाले को थर्ड टर्म और चौथे वाले को फोर्थ टर्म बोल देंगे। अब इसमें एक नया चीज हमने क्या किया, इस H2 का साइन 2 बार जो उसको हटा के हमने इक्वल टू का साइन दिया। हम दे सकते हैं वो 2 या फिर वो 2, बात सेम है। ठीक है। अब ये हमारा आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है रेशियो वाले टॉपिक में कि कोई भी चीज रेशियो में रहे तो हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो ये रेशियो में था तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, इसको भी रेशियो में था हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आप ना यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ पे लिख दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ताकि आपको याद रहे कि हमने इसमें क्या किया है। हालांकि आप यहाँ पे भी देख के बता पा रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही किया है, लेकिन ब्रैकेट में रीजन के तौर पे लिख दीजिए कि हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। तो हमारे पास क्या आया, A इंटू डी इक्वल टू B इंटू सी। तो जब आप पहले वाले टर्म को और चौथे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बोलेंगे। प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है ना। और जब दूसरे और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो एक फॉर्मूला आपके सामने आया वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा इसको याद। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। और इस वाले फॉर्मूले को आप बॉक्स में ऐसे घेर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी बस समझा देते हैं, जब सवाल बनाएंगे तो ये समझ में आपको और ज्यादा आएगा। ठीक है। देखिए हमेशा क्या होगा ना, ध्यान से रखिएगा यार, यदि आपके पास 4 नंबर दिया हुआ है, यदि आपके पास 4 नंबर है तो उसमें आप क्या करो, पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा वो एक साइड में रखो पहले। उसके बाद दूसरे और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा। यदि दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम बोलेंगे कि नंबर किस में है, प्रपोर्शन में है।
मतलब ये जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है आपको, ये बताता है कि कोई भी नंबर यदि आपके सामने 4 को रख दे तो आप बताओ वो प्रपोर्शन में है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने आपके सामने 1 2 3 4 4 नंबर रखा और हम आपसे बोल रहे हैं कि बताओ ये चारों नंबर प्रपोर्शन में है कि नहीं है, तो क्या आप देख के बताओगे? नहीं। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा, पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करो, यदि उसका आंसर दूसरे और तीसरे वाले के मल्टीप्लाई करने के बराबर आ गया तो फिर हम बोलेंगे कि ये चारों नंबर किसमें है, प्रपोर्शन में है। तो एक बार फिर से रिपीट करिए, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आपको क्या बताता है, ये बताता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब हुआ किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले टर्म को और चौथे वाले टर्म को। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में किसको मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले और सॉरी माय मिस्टेक, दूसरे और तीसरे वाले को। यदि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों का आंसर यदि सेम आ गया तो हम बोलेंगे, हम बोल सकते हैं जो 4 नंबर हमारे पास दिया हुआ है वो चारों नंबर किसमें है, प्रपोर्शन में है। तब बोलेंगे यदि चारों नंबर, अच्छा यदि ये दोनों बराबर नहीं आया तो क्या वो चारों नंबर प्रपोर्शन में होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि दिया हुआ नंबर प्रपोर्शन में है कि नहीं है। यदि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आ गया, मतलब इसका आंसर इसके बराबर यदि आ गया तो प्रपोर्शन में नंबर है, यदि नहीं आया तो फिर नहीं है। याद रहेगा इतना। चलिए ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ये हमारा है जो हमने अभी सीखा, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन का। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अच्छा फिर इसको क्या बोलोगे आप, इसको नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, प्रपोर्शन। इस वाले कॉन्सेप्ट को जो पहला आपने सीखा यहां से लेकर यहां तक, इसको आप केवल नॉर्मली प्रपोर्शन बोल सकते हैं। और जो दूसरा हम सीखने जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में क्या खास बात होता है, इसमें क्या नया सीखने को मिलेगा, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। आइए पहले समझना ध्यान से। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लिखा A इज टू B इज टू फिर इज टू B इज टू C। बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताइए। हाँ सर चारों में तो पहले वाले में सारे नंबर अलग थे और कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में दो नंबर थे। बिल्कुल सही। यदि आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें चारों नंबर अलग है, A B C D। इसमें A अलग है, C अलग है, लेकिन B 2 बार है। तो बताइए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग नंबर कितने हैं, 4 या 3? 3 है। B तो 2 बार रिपीट हो गया ना, तो वो अलग कैसे होगा, सेम नंबर है। तो जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर यहाँ पे आएगा। मान लो यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में एक नंबर हमारा रिपीट हो जाता है। कौन सा नंबर, कौन सा टर्म बताओ, सेकेंड टर्म। जैसे इसमें आपने बोला इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म और इसको फोर्थ टर्म। इसमें क्या होगा पता है, इसमें आपको दिख रहा है 4 टर्म, लेकिन हकीकत में इसमें है कितना, 3 ही टर्म है। ये हमारा पहला टर्म फर्स्ट टर्म और ये दोनों हमारा क्या होगा, सेकेंड टर्म, क्योंकि दोनों सेम है। और ये फिर क्या होगा हमारा थर्ड टर्म। याद रहेगा, मतलब ये हमारा पहला टर्म, ये दोनों को हम एक साथ क्या बोल देंगे, सेकेंड टर्म। क्यों एक साथ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम है, बी और बी। और ये हमारा क्या कहलाएगा, थर्ड टर्म। सिंपल। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आपको दिखता है 4 टर्म है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो कितना टर्म है, अलग अलग 3 ही है। एक कौन सा टर्म रिपीट होता है इसमें, सेकेंड टर्म। कौन, बी, यानी कि सेकेंड वाला हमारा वो रिपीट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आया सबको। चलो इसको भी, अच्छा इसको भी ना थोड़ा सा ऐसे ही चलते हैं हम, देखिए इसी तरीके से तो आपको समझ में, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़े, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो इसमें कुछ बातें यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज ये हो गया हमारा कौन सा टर्म, पता तो चल रहा है ना, लिखने की जरूरत है, छोड़ दो इसको, काफ़ी है। मतलब बस इसमें ध्यान रखना है कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होता, मतलब दिखता 4 टर्म है लेकिन होता एक्चुअली में 3 ही टर्म है। ये पहला वाला, ये दोनों दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। सिंपल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप बस लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, सी वाले में।
सी वाले में बस लिख दो कि C is the third proportion. C is the third proportion of C is the third proportion of A and B. ये तो समझ में आ रहा है, क्या लिखा हमने वो समझ लो। ये A हमारा है, ये हमारा B है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, और ये दोनों को एक साथ क्या बोल देंगे, सेकेंड टर्म। तो ऑब्वियस ये बात है, C हमारा क्या हुआ, थर्ड टर्म। तो वही हमने लिखा कि C इज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ A एंड B, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि C इज द थर्ड टर्म ऑफ A एंड B। ठीक, बस काफी है इतना। चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान से इधर समझिए, जैसा हमने इधर किया था वैसा ही इधर भी कर सकते हैं। A इज टू B है हमारा, तो दो बार इज टू का साइन है, तो हम उसको हटाएंगे तो क्या देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, फिर हम इसको B इज टू C दे देंगे, सिंपल। अब आपको ये भी पता है फिर कि यदि हमारा फ्रैक्शन में है, सॉरी रेशियो में है, तो किस में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A बाई B इक्वल्स टू B बाई C। तो अब यहाँ पे बताइए क्या करना चाहिए हमको, जैसा हमने इसमें किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आइए जरा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो, आप A को C से मल्टीप्लाई करोगे और B को B से मल्टीप्लाई करोगे, सही बात है, जल्दी बोलिए। तो ये हमारा क्या बनेगा, A इंटू C इक्वल्स टू B इंटू B का मतलब क्या होता है, B को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब B स्क्वायर, वेरी गुड, B का स्क्वायर। यही हमारा बन गया एक नया चीज। तो ये हो गया हमारा एक नया चीज, ध्यान रखना है। और इसको भी आप घेर लो, बॉक्स में कर लो इसको। चलिए समझ में आ गया सबको। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, ये वाला पहला कंडीशन समझ में आ गया ना आप लोगों को, सबको समझ में आया। सेकेंड वाले में आपने क्या समझा, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में दिखता है 4 टर्म, लेकिन हकीकत में होता है केवल कितना, 3 टर्म। लेकिन जो ये बीच वाला है, जो बी वाला है, वो क्या हो जाता है, 2 बार रिपीट हो जाता है, जिसके वजह से दिखता 4 है, लेकिन होता कितना अलग अलग नंबर, 3 ही होता है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूड प्रपोर्शन में जो हमारा फॉर्मूला निकलता है वो क्या निकलता है, A इंटू सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मतलब पहले वाले टर्म और तीसरे वाले टर्म को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक, यदि उसका आंसर बी स्क्वायर के बराबर आ गया, बी स्क्वायर का मतलब बी का जो वैल्यू होगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। यदि उसके बराबर आ गया तो हम मानेंगे कि जो दिया हुआ हमारा क्वेश्चन होगा, जो नंबर होगा, वो किस प्रपोर्शन में होगा, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होगा। मतलब इस वाले में क्या समझा आपने, यदि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों आपस में बराबर हो गए तो नंबर किस में है, प्रपोर्शन में है। और यदि पहला वाला टर्म और तीसरा वाला टर्म मल्टीप्लाई करके उसका आंसर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर के बराबर यदि आ गया तो हम क्या बोलेंगे, नंबर किस में है, बोलो, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में। दोनों अलग अलग है, 2 फॉर्मूला आपके सामने आया, एक फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट है और ये हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। अभी बस आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, इसके सवालों का बनाओगे तो आपको रियल फील आएगा, है ना। आइए अब हम लोग अपने सवालों पे आते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को पहले आप लोग लिखेंगे एकदम अच्छी तरीके से, सवाल पे आ जाए। तो ध्यान से बस अब आपको सवाल को सुनना है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। So that the numbers 22, 33, 42, 63 are in proportion। आपके पास 4 नंबर दिया हुआ है, इन चारों नंबर को शो करना है कि ये प्रपोर्शन में है, मतलब प्रपोर्शन में है, ये चारों नंबर को शो करना था। वो क्या करना है, प्रपोर्शन में लाने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर करना पड़ेगा। तो हमारे पास बताइए सॉल्यूशन पे, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है, पहला वाला। पहले बताइए 4 नंबर हमारा कौन कौन सा है, 22, 33, 42 और 63, यही तो है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे समझो,
इसको हम क्या मान सकते हैं, ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो प्रपोर्शन में जो करना है तो आपको करना पड़ेगा क्या चीज, कुछ ऐसा देखो, 22:33 इज टू 2 बार, सर 2 वाले हाँ 42:63। क्या ये चीज हमारा इस वाले फॉर्म में आया, जल्दी बताओ। बिल्कुल आ गया। अब उसके बाद का स्टेप जरा समझो, 22:33 है, इक्वल टू हम दे सकते हैं 42:63 भी दे सकते हैं, फिर तो हम सिंपल है। मतलब ये चीज हमारा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा है A:B C:D, इसी फॉर्म में लाना है ना हमको, तो आ गया इस फॉर्म में हमारा, जिसमें ये काम कर रहा है ए का, ये बी का, ये सी का और ये डी का। अब आपको ये भी पता है फिर कि 22/33 लिख सकते हैं हम इसको, इक्वल्स टू 42/63 भी लिख सकते हैं। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 22 × 63 इक्वल्स टू 33 × 42। तो आइए थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 63 को 22 से कर दो, 6831 1386, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 42 को 3 से, 6831 1386। चलिए बताइए, आ गया हमारा आंसर। सिंपल है। मतलब आपने क्या किया, देखो क्या ये हमारा पहला वाला टर्म है, आपने क्या किया वहां पे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में ए और डी को मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखो ए और डी, तो क्या ये हमारा ए है, ए मतलब पहला टर्म, हाँ है। क्या ये आखिरी वाला है, डी, बिल्कुल है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन करते हैं, मीन में क्या क्या आता है, बी और सी, सेकंड और थर्ड। तो ये और ये आ गया हमारा, देखो सेकेंड और थर्ड, सिंपल। इसको डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, नहीं, प्रोसेस से चलना है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर है, तो हैंस 22, 33, 42, 63 आर इन किसमें होगा फिर, प्रपोर्शन। यानी कि एक बार यदि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन का वैल्यू बराबर आ गया तो जो 4 नंबर दिया हुआ वो किसमें माना जाएगा, किसमें है, प्रपोर्शन में है। तो बस ऐसे ही लिखना है आपको। तो 4 नंबर आपके सामने था, जिसमें हमने एज्यूम कर लिया कि ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा। उसके बाद सारा कहानी आपको पता है, कहाँ से पता, यहाँ से। समझ में आ रहा है सब। चलिए आगे बढ़े, ये वाले क्वेश्चन में आइए कि क्या बोला गया है इसमें, देखो। सो दैट द नंबर्स 25, 36, 5 और 6 आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में नहीं है, ये शो करना है। प्रपोर्शन में नहीं है, ये ऑटोमेटिक कब हो जाएगा, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर नहीं होगा। देखते हैं होता है कि नहीं। ये लिख लीजिए आप लोग, मिटा दिया जाए इसको, ऑनलाइन वाले बच्चे इसको लिख लीजिए, बीच बीच में लिखते रहिएगा, हम इसको मिटाते भी चलेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए। सॉल्यूशन 2 देखो, पहले देखो 4 नंबर है हमारे पास, कौन कौन सा, 25, 36, 5 और 6। तो ऑब्वियस ये बात है, ये किसका काम करेगा बताओ, ए का, ये बी का, ये सी का और ये डी का। सिंपल है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 इज टू, बोलो, 36 इज टू 5 इज टू 6, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमको लाना किस फॉर्म में, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, इस फॉर्म में लाना है ना, तो इस फॉर्म में आ गया हमारा। सिंपल है। ये ऊपर में ऐसे मत लिखना ए बी सी डी, वो हम समझाने के लिए बस लिखे थे कि पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी, डी लिख लिया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलो अब करना क्या है आपको फिर से पता है,
25/36 कर सकते हैं। अच्छा रुको, पहले इक्वल टू का साइन डाल दो। 25/36 इक्वल्स टू 5/6। तो 25/36 इक्वल्स टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 25 इंटू 6 और 5 इंटू 36 मल्टीप्लाई करिए। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 150। वेरी गुड। और ये वाला 36 को 5 से कर दो, 180। 180। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो बस क्या कर देना है, इस लास्ट में बराबर का साइन डाल के 180 बराबर का साइन डाल के इसको ऐसे कट कर देना, ठीक। और नीचे में क्या लिखना है, हैंस प्रोडक्ट ऑफ क्या, एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे बताइए जल्दी, मीन। मतलब इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों बराबर नहीं है। जब नहीं है तो क्या ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है? फिर नहीं है तो आप क्या लिख दोगे कि हैंस 25, 36, 5 and 6 are not in proportion। तो कौन सा नंबर प्रोपोर्शन में होगा, कौन सा नंबर प्रोपोर्शन में नहीं होगा, वो अब आपको पता है। उसमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, यदि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आ गया तो प्रोपोर्शन है, बराबर नहीं आया तो प्रोपोर्शन में नहीं है, सिंपल। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब हो गया पहला टर्म को मल्टीप्लाई करो और चौथे वाले को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ मीन में दूसरा और तीसरा को मल्टीप्लाई करो। इतना ही सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। बोलिए कहाँ पे? हाँ यहाँ पे करना, उस पर नहीं, ऊपर आपको थोड़ी पता है कि बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे पता चला ना आपको बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे नहीं करेंगे कट, यहाँ पे भी नहीं करेंगे कट, यहाँ पे बीच में कट कर देंगे, क्योंकि ऊपर में नहीं पता था ना आपको कि बराबर है कि नहीं है। आपने मल्टीप्लाई करके कहाँ पता चला आपको? यहाँ पे पता चला, तो यहाँ पे कट करेंगे। इन सभी में इक्वल टू का ही साइन रहेगा, ठीक है। चलो हो गया सबका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ x इज टू 18, इज टू दो बार है, 5 इज टू 3। एक बार बताइए, पहले ही इस नंबर को ना प्रपोर्शन के फॉर्म में लिख दिया गया है, तो आपको क्या मान लेना है कि नंबर ऑलरेडी किस में है, प्रपोर्शन में है। कैसे पता आपको? देखो, क्या ये प्रपोर्शन का सिंबल नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो यदि पहले ही नंबर यदि प्रपोर्शन के फॉर्म में लिख दिया तो आप मान लेना है कि ये प्रपोर्शन है हमारा। तो करना क्या है फिर, हमको x का वैल्यू निकालना है। सिंपल है। तो कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे बात करें, एक काम करो, पहले इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। फिर सॉल्यूशन नंबर 2 था, वो ध्यान रहे, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए क्या है। देखिए हमको वैल्यू निकालना किसका है, x का। तो क्या दिया हुआ है पहले देखो तो जरा। सॉल्यूशन नंबर 3 में x इज टू कितना है, 18। हाँ, फिर इज टू 5 इज टू 3, यही है ना। तो करना क्या है, सिंपल है। अब तो x इज टू 18 इक्वल टू क्या दे सकते हैं, 5 इज टू 3, ठीक ना। अगला स्टेप कौन बताएगा, बताओ। अरे x बाई 18 इक्वल टू 5/3, सिंपल। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x इंटू 3 हो जाएगा और ये 5 इंटू 18 हो जाएगा। x का वैल्यू चाहिए हमको, और ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 5 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 3। तो बताइए 3 से 18 को आप कितने बार में काटोगे, 6 बार में। तो 5 6 जा 30, बस हो गया। यानी कि यहाँ पे जो आपको प्रोपोर्शन वाले 4 नंबर दिख रहे हैं, जिसमें x भी हमारा शामिल है, तो इस x के जगह पे क्या आएगा बताओ, 30 आ जाएगा। तो 30, 18, 5 और 3, बस इतना ही सिंपल था ये। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। इस वाले में इस वाले क्वेश्चन को जरा समझो तो क्या बोला गया, आप समझ पा रहे हो? देखो, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ प्रपोर्शन, बोल दिया गया प्रपोर्शन।
कितने टर्म होंगे प्रोपोर्शन में? 4 होंगे, लेकिन कितने के बारे में बात कर रहा है? केवल 3 के बारे में बात कर रहा है। तो द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ प्रपोर्शन आर 3, 5 एंड 21, यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म आपके पास है, चौथा टर्म है क्या? नहीं है। रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म को क्या मान लो? एक्स मान लो। तो आ जाओ, देखो कैसे बनेगा ये। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो पहला क्या है बताइए? 3 है, एज 2, 5 है। अच्छा पहले इसे लिखो, 3 टर्म हमारे पास है कौन? 3, 5 और 21 है, ठीक है। तो कौन बता सकता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? समझो पहले। सबसे पहले तो आप यहां पे लिखोगे कि लेट LET, लेट दी फोर्थ टर्म बी क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो जरा बताइए ध्यान से, हमारे सामने पहला, दूसरा और तीसरा टर्म है, ठीक। चौथा टर्म नहीं है जो कि निकालना है, उसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। और पहले ही बोल दिया कि ये सब किस में है? प्रपोर्शन में है। तो प्रपोर्शन का नियम लग जाएगा फटाक से। तो अब कौन बताएगा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? बताओ। एक मिनट, धीरे धीरे। 3 एक मिनट एज 2, वेरी गुड, सिंपल है, हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसके आगे का तो प्रोसेस आपको पता ही है। 3:5 इक्वल्स टू 21:x, तो 3/5 इक्वल्स टू 21/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 × x इक्वल्स टू 5 × 21। x का वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। तो 5 × 21 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 21 को कितने बार में काटेंगे आप? 7 बार में। तो 5 7 जा, बोलो 35। तो x का वैल्यू आ गया 35। इसका मतलब है कि जो चौथा टर्म होगा यहाँ पे x का जगह पे वो क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। इतना आसान तरीके से ये सवाल आपका बनता है। बस आपको धीरे से चलना है, फास्ट चलोगे हड़बड़ी में गलत हो जाएगा। आपको पता है कि बन जाएगा, और बनने वाला सवाल ही जल्दी गलती होता है, क्योंकि आप उसमें क्या हो जाते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट, गलती कर बैठोगे। तो थोड़ा धीरे चलिए, आराम से बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, बोले जल्दी। इस वाले में हाँ, अब सवाल में मजा आएगा, क्योंकि सवाल अब हमारा बदलने वाला है। अभी तक हम लोग चल रहे थे प्रपोर्शन खेल रहे थे, अब हम लोग खेलेंगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन जैसे ही हम बोलेंगे आपके मन में ये वाला चीज आ जाना चाहिए, A:B:C, मतलब B 2 बार। जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? एक बार और रिपीट हो जाएगा। तो ये वाला देखते हैं, बता पाते हैं कि ना? ये वाला हो गया दोनों, लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या लिखा हुआ है और देख लीजिए। इफ 25, 35, x आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, पहले ही बोल दिया कि तीनों किसमें है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में। और यदि बोल दिया तो वो वाला नियम लग जाएगा फटाक से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बताइए जरा, x हमारा कौन से नंबर पे है? C वाले पे है, पक्का? यानी कि सोचो जरा, तुम लोग, कोई B बोल रहा है, कोई C बोल रहा है, पहले डिसाइड कर लो क्या होगा। कौन बोल रहा है B होगा? किस हिसाब से बोल रहे हो तुम B होगा? बताओ। B का मतलब कौन सा टर्म, पहले ये बताओ। हाँ, तो सेकेंड टर्म क्या है? 35 है ना। पहला टर्म 25 है, दूसरा टर्म 35 है, तो दूसरा ही टर्म तो रिपीट होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? 25। यहाँ पे क्या आएगा? 35। यहाँ पे भी क्या आएगा? 35। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लास्ट वाला x। सिंपल। यानी कि जो दूसरा टर्म होगा वो यहाँ और यहाँ 2 बार आएगा। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25। b का वैल्यू कितना? 35। और c का वैल्यू x। ठीक है, आइए कैसे करेंगे देखो उधर। सॉल्यूशन नंबर 5 देखो। सबसे पहला तो आपके पास है क्या क्या वो देख लो एक बार। 25 है, 35 है और x है, और ये है किसमें? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइएगा। 25 is to 35 is to 35 is to x, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो सेकेंड टर्म होता है
वही 2 बार रिपीट होता है ना, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ भी और यहाँ भी हो गया हमारा। ये तो फिर वैसा अब वैसा ही हो गया, अब उसको बनाओ बस। तो अब क्या करना है पता है ना आपको, 25 इज टू 35, इसके जगह पे इक्वल टू दे सकते हैं हम 35 इज टू एक्स, तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं फिर तो हम। तो 25/35 इक्वल्स टू 35/x, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 25 इंटू एक्स 35 इंटू 35। अब देखो जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से मेरे बात को समझो पहले। यहाँ पे हमने क्या किया था, a इंटू सी, 2 अलग अलग नंबर आया था। 2 अलग नंबर का मतलब कौन सा है, पहला टर्म और तीसरा टर्म। क्या इसमें भी पहला टर्म और तीसरा टर्म है, बिल्कुल आ गया। इसमें क्या था फिर हमारा, दूसरा टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरा टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हमने इसमें इसका स्क्वायर किया है, यानी कि मल्टीप्लाई किया हमने। क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, नहीं करना, करोगे तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे कट रहा है कुछ तो उसको काटेंगे हम। जैसे x का वैल्यू चाहिए ना हमको, तो 35 इंटू 35 रहने दो, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 25। तो अब इसको कट करके आंसर निकालिए। देखो 5 से काटोगे इसको कितने बार में, 5 बार में, और ये कितने बार में 7 बार में, फिर से कट गया 7 बार में, तो 7 7 जा 49, बस हो गया, यही इसका आंसर है। यानी कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है x, वहाँ पे क्या आने वाला है हमारा 49 आने वाला है, यानी कि 49 आएगा वहाँ पे, बस हो गया। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का सवाल कैसे बनता है पता चला, बस इसको जल्दी से लिख लीजिए। और इस तरीके से आपका प्रपोर्शन आज स्टार्ट हुआ है बस, जिसमें आपने ये समझा कि प्रपोर्शन का सवाल कैसे बनेगा और कंटिन्यूड प्रपोर्शन का सवाल कैसे बनेगा, ठीक ना। कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हम लोग 1-2 सवाल अभी और लेंगे, लगभग हम लोग प्रपोर्शन में भी 10-12 सवाल करेंगे। कितना हो गया आज, 5 हो गया। तो कल हम लोग 6 से कंटिन्यू करेंगे, तो हम बोर्ड पे लिख देंगे क्वेश्चन, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। प्रपोर्शन हम लोग कल खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, रेशियो से ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, तो कल हम लोग का प्रपोर्शन खत्म होगा और कल ही हमारा पूरा चैप्टर जो था रेशियो एंड प्रपोर्शन वो खत्म होगा, फिर चलेगा हमारा यूनिटरी मेथड, ठीक है। चलिए, हाँ तो कोई दिक्कत है अभी आप लोग को क्लास में, अभी तक फिलहाल नहीं है। चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत रहे तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, प्रपोर्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।